हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी और भी अन्य फैक्ट जो कि इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं और फुल डिटेल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। भारतीय झंडे का विकास देखेंगे हम। 7 अगस्त 1906 को यह कांग्रेस झंडा एसएन बनर्जी ने कोलकाता में फहराया था। 1907 में ये झंडा मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में फहराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1916 में होम रूल झंडा एनी बेसेंट ने फहराया। 1921 में यह कांग्रेस झंडा महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया। भारत की शाम तिरंगे का निर्माण किया था जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने ध्वज का निर्माण 1921 में किया था, अर्थात इन्होंने भारत के झंडे का डिजाइन तैयार किया था। 1931 में प्रस्तावित कांग्रेस झंडे का रंग केवल भगवा था और उसमें चरखे का चिन्ह अंकित था। अगस्त 1931 में यह झंडा कांग्रेस ने फहराया था। 22 जुलाई 1947 को यह झंडा भारतीय विधानसभा ने अपनाया और इसमें चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक का धर्म चक्र अंकित किया। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय ध्वज के परिमाण के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज 36 3 रंगों का ध्वज है, जिनमें सबसे ऊपर केसरी, मध्य में श्वेत और नीचे हरे रंग की समान चौड़ाई की पट्टियां जुड़ी हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। मध्य की श्वेत पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसमें किस रंग का चक्र बना है, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है। इसका व्यास श्वेत पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। संविधान सभा में 24 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और इसका प्रयोग तथा प्रदर्शन ध्वज संहिता के अनुसार किया जा सकता है। सरकार ने 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून बनाया, जो कि 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। इस कानून में सरकार ने ध्वजारोहण के नए नियमों के निर्देश दिए। इस नियम के अनुसार साधारण जनता, निजी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं आदि ध्वजारोहण कर सकती हैं। अब बात करेंगे हम राजकीय चिन्ह के बारे में। इससे संबंधित फुल जानकारी देखेंगे हम। यह चिन्ह सारनाथ से मिले अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक को रूपांतर करके बनाया गया है। मौलिक फलक के शीर्ष में 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। यह एक उल्टे कमल पर बनी चित्रबल्लरी है, जिस पर एक सांड, एक घोड़ा, एक हाथी और एक सिंह की अत्यंत सुंदर उभरी हुई प्रतिमाएं अंकित हैं। इन प्रतिमाओं के मध्य में एक चक्र भी बना है। यह भिन्न भिन्न पशु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे और यह चक्र उस धर्म चक्र का प्रतीक है जो उन्होंने सारनाथ के उपवन में प्रथम उपदेश देकर चलाया था। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, सारनाथ के उपवन में। इस राजकीय चिन्ह में जो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था सरकार ने, उसमें केवल 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चौथा सिंह पीठ के पीछे छिपा है। इस चित्र में जो चक्र खुदा है, उसके दाहिने ओर एक सांड और बाएं ओर एक छलांग लगाता हुआ घोड़ा है। इन प्रतिमाओं के दोनों ओर उसी चक्र के रेखा चित्र दिखाई देते हैं। नीचे उल्टा कमल हटा दिया गया है तथा उस शीर्षार्थ के नीचे मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्यांश है, जो कि सत्यमेव जयते है। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। और ये किस लिपि में लिखा है? ये लिखा है देवनागरी लिपि में। और इसे कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। यानी कि सत्यमेव जयते वाक्यांश को कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम के बारे में। कवि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ यह गीत
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। यद्यपि संपूर्ण संपूर्ण गान में 5 पदखंड हैं, परंतु केवल प्रथम पदखंड ही राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसका छोटा रूपांतरण भी है जिसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसको बजाने में 20 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम राष्ट्रीय गीत के बारे में, जो कि नेशनल सॉन्ग है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ के उपन्यास का वंदे मातरम नाम का एक यह गीत था, जो कि लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी गीत है। ये कहाँ से लिया गया है? ये गीत आनंद मठ से, आनंद मठ उपन्यास में। और उसके बाद है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार यह 1896 में गाया गया था। यह गीत भी अधिक लंबा है, परंतु इसका प्रथम खंड ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व राष्ट्रीय गान के ही बराबर है। उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। प्राचीन भारतीय इतिहास में कई संवतों का उल्लेख मिलता है, जिनमें विक्रमी, जिसका आरंभ होता है 57 ईसा पूर्व से, और शक संवत, यानी कि विक्रमी और शक संवत को हमारे भारतीय इतिहास में उल्लेख मिलता है। जो ये विक्रमी है ये आरंभ होता है 57 ईसा पूर्व से और शक संवत होता है 78 ईस्वी से। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और ईस्वी संवत, जिसे जॉर्जियन सन भी कहते हैं, इसके प्रयोग के साथ साथ हमने शक संवत को भारत का सर्वमान्य संवत स्वीकार कर लिया है, जो कि 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया था। यह वर्ष प्रथम चैत्र से प्रारंभ होता है, मतलब हिंदी महीनों में चैत्र मास और अंग्रेजी महीनों में मार्च से शुरू होता है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय पशु के बारे में, नेशनल एनिमल। पशु में सबसे भव्य, अपार शक्ति, स्फूर्ति, सौंदर्य और शोभा का प्रतीक है बाघ। पैंथेरा टाइगर अथवा लिनियस को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया है। यह श्वेत बाघ भी होता है, परंतु इसके शरीर पर पीले काले धारियां होती हैं। यह हमारे वनों का राजा होता है। संसार में इसकी 8 प्रजातियां हैं। बाघ को शाही बंगाल यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के नाम से भी पुकारते हैं। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, नेशनल बर्ड। पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी भारतीय मोर है। इसे भी 1972 में भारतीय पक्षी विधेयक के अनुसार मारना वर्जित है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह पक्षी उत्तर में सिंध नदी से लेकर असम, मिजोरम और समस्त दक्षिणी प्रायद्वीप में मिलता है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय फूल यानी कि नेशनल फ्लावर के बारे में। कमल एक पवित्र फूल है और यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। प्राचीन भारत की पौराणिक विद्या तथा कला में एक मात्र स्थान है और जिसे अति प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, मतलब लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ देवी फूलों के देवियाँ कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। कमल को, ये क्या है ये पता नहीं, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कमल को प्रतीक माना जाता है पवित्रता का, सुंदरता का, ऐश्वर्य, शालीनता, उर्वरता और सुख समृद्धि का।
उसके बाद है ज्ञान और शांति का भी इसे प्रतीक माना जाता है, जिसे विजय अथवा सफलता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है और हजारों वर्षों तक पुनः अंकुरित होते हुए जीवित रह सकता है। इसीलिए यह लंबी आयु, सम्मान एवं उज्जवल भविष्य को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार कमल को संविधान में राष्ट्रीय फूल का समान दर्जा दिया जाता है। इस तरह यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको अच्छे से तैयार भी करें। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वहाँ पर मार्क किया हुआ है उनको, तो इसलिए आप इसे ज़रूर अच्छे से तैयार करें। ओके, थैंक यू।